हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। आज हम अप्रैल महीने की 2025 की जो करंट अफेयर है उस पूरी मैगजीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो मैगजीन होती है इसमें लगभग 200 से 250 पेज तक होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है इसको पढ़ना। बट पूरा नहीं पढ़ना होता है इसमें बहुत ही कम, ऐसी मुश्किल से ज़्यादा पेज होते हैं। 20 पेज 25 पेज ऐसे होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन्हीं को एक जगह मैंने लिखा है, नोट्स बनाए हैं। ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाए थे और फिर सोचा कि इनको मैं अपलोड कर दूं। और ये अभी हाल में एक आध एग्ज़ाम भी मैंने दिया है, तो उसमें इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल आपके लिए होने वाला है। और इसी तरीके से हम आगे के महीनों के भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा न्यूज़ था, इसमें 27 वर्ष बाद दिल्ली में बीजेपी फिर से आई है। इसके पहले आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी केजरीवाल जी की, और उसके बाद बीजेपी फिर से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ भी सके, हालांकि ये भी नहीं पूछेंगे। मान लो पूछ लिया कि 27 वर्ष बाद कौन से स्टेट में फिर से बीजेपी आई है, तो आप बता देंगे कि भाई दिल्ली है। दूसरी जो न्यूज़ है इसमें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। कहाँ पर? मणिपुर में, ये वाला। तो 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया। और आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन हमारा जो आर्टिकल 356 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति जी को जो सरकार से सलाह करते हैं, सरकार उनको सजेशन देती है अपनी तरफ से, जो भी गवर्नमेंट है, और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ऐसी स्थिति जहाँ पर 2 कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये पता होगा आपको। पहला कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, वहाँ की जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। या दूसरी कंडीशन वो हो जाती है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सलाह है, केंद्र की जो सलाह होती है, उसको वहाँ पर नहीं माना जा रहा है, वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होते हैं उनको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन होती हैं जब कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अम्बेडकर साहब से भी जब पूछा गया था, तो अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में बोला था, ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जब बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अब ये इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तब इसको लगाया जाना चाहिए। आज तो आपको पता है कि सरकारें इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, जो कि गलत है। तो 2 वर्षों से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी। यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी। और सांप्रदायिक हिंसा किस बात को लेके? कुकी और जो मैतेई कम्युनिटी है यहाँ की, उनके बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब ये कुकी मैतेई आपको पता होगा, ये मणिपुर में रहने वाले लोग हैं अभी। और ऐसा मानते हैं कि मैतेई जो कम्युनिटी है वो म्यांमार में रहती थी पहले, म्यांमार से हमारे इंडिया की तरफ शिफ्ट की है। तो कुकी लोग इनको यहाँ का ओरिजिनल नहीं मानते हैं। और हाल ही में क्या हुआ कि जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने अपना ऑर्डर दिया और मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ जो कुकी है, नागा लोग रहते हैं, उनमें ये इसकी वजह से गुस्सा आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से ये ऑर्डर नहीं है और हमारी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। कुकी जो कम्युनिटी होती है, ये कहाँ रहते हैं? ये आपके रहते हैं हिल के जो ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं। और ये जो आपकी मैतेई कम्युनिटी है, ये रहते हैं नीचे वाली जो फुट हिल्स होती है ना, वहाँ पे रहते हैं। जो वैलीज होती हैं, वैली के पास में रहते हैं, और ये आपके हिल्स पे रहते हैं। तो एक अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के बाद 11वीं बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये आपको सर्च कर लेना चाहिए कहाँ पर लगाया गया, और ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगली हमारी न्यूज़ क्या है। अगला है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये डीआरडीओ ने बनाया है। सबसे पहली बात है, ये किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। कहाँ से इसका परीक्षण हुआ है? तो चांदीपुर से इसका परीक्षण हुआ है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और पोर्टेबल मिसाइल है। अब सवाल ये बनता है कि ये पोर्टेबल मिसाइल क्या होती है? पोर्टेबल का मतलब आप किसी ट्रक पे, किसी व्हीकल पे इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जितने भी हमारे डिफेंस के जो परीक्षण होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? चांदीपुर में ही होते हैं। चांदीपुर आपको पता होगा उड़ीसा में है, और ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।
अगला है सेना की ईस्टर्न कमांड कोलकाता के हेडक्वार्टर का नाम फोर्ट विलियम के स्थान पर क्या कर दिया गया है, विजयदुर्ग कर दिया गया है। इसका नाम विजयदुर्ग कर दिया गया है। और ये आपको पता है कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस ले रही है। कई नाम बदले जा रहे हैं। तो इसको भी जो भी आपके या तो ब्रिटिशर्स के आधार पे या फिर आपके मुस्लिम्स के आधार पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी हमारी मुग़ल एम्पायर था, तो उनके नाम चेंज किए जा रहे हैं। उसी की श्रेणी में एक ये है विजयदुर्ग। अब ये सही गलत ये तो फिर पब्लिक जाने या सरकार जाने, लेकिन इसका नाम क्या है, विजयदुर्ग। इसका तो ठीक चेंज किया गया है क्योंकि अब फोर्ट विलियम रखना कोई औचित्य नहीं है, विजयदुर्ग ठीक ही है। तो 1963 में से ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बनाया गया। कब? 1963 में। एक ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनका ये नेवल बेस हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये नेवल बेस हुआ करता था। उनकी एक स्ट्रांग नेवी थी और जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े किले जीते और इतना अपना एम्पायर फैलाया था। पूरा लगभग आपका कुछ हिस्सा सदर्न इंडिया का और जो हमारी सेंट्रल इंडिया है उसके बहुत बड़े हिस्से पर छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था। तो उसमें एक उनकी नेवी थी और नेवी का उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो वो था ये फोर्ट विलियम जो आज का है आपका। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूसीसी लागू कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि यूसीसी होता क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी धर्मों के लोग रह रहे हैं, पंथों के लोग रह रहे हैं, सभी के जो मैरिज से संबंधित हैं, तलाक डाइवोर्स से संबंधित हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, ये जितने भी कानून होते हैं, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अलग है ना, मुस्लिम्स का सरिया चलता है, सबका अलग अलग चलता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उनको सब धर्मों को आज़ादी दी गई है कि आप इस तरीके से अपने अपने हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हैं। बट जब यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे। तो पहले इसको उत्तराखंड में लागू किया गया था और अब ये गुजरात में इसको फिर से लागू किया गया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेट हो गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्ष थी रंजना देसाई जी। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो वो रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको पता होगा आर्टिकल 44 में इसके बारे में बता रखा है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 4 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने से देश में जो रामसर साइट्स की संख्या है अब कितनी हो गई है, 89 हो गई है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, एक जो अभी हाल में 4 जोड़ी गई हैं, एक तो है आपकी सक्काराकोटे पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। दूसरा थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। खेचियो पलरी वेटलैंड सिक्किम में है। उधवा झील झारखंड में है। और ये जो सक्करकोटे पक्षी अभ्यारण्य है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, इस तरीके के फ्लाईवेज क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनका अपना एक पैटर्न होता है कि वो इस पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पे रहेंगे, दूसरे पर्टिकुलर सीजन में कहीं और रहेंगे। इस तरीके से वो अर्थ पे मूव करते रहते हैं और उनका एक जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, उसी रास्ते से वो जाते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से जो होके गुजरता है इसको हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं। और ये जो सक्करकोटे पक्षी अभ्यारण्य है उसी के बीच में पड़ता है। यहाँ पर भी पक्षी आते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। आपने एक वर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसको हम आर्कटिक टर्न बोलते हैं, TERN, आर्कटिक टर्न बोलते हैं। तो वो आपके आर्कटिक से लेके अंटार्कटिका तक मूव करती है और 6 महीने में जाती है, 6 महीने में लौट के वापस आती है। तो ये जो वर्ड्स होती है इनको हम माइग्रेटरी वर्ड्स बोलते हैं। और अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें, रामसर साइट्स हमारे यहाँ टोटल कितनी है वो तो आपको पता ही है, 89 हो गई है। वर्ल्ड में बात करें तो यूके में सबसे ज़्यादा है 176, दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्या है पीएम की फ्रांस की यात्रा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो
फ्रांस गए थे, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मुझे ठीक लगा कि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इतनी यात्राएं होती रहती हैं, ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एआई एक्शन समिट, यहाँ पर क्या हुआ, एआई एक्शन समिट हुआ और भारत ने और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसकी सह अध्यक्षता की। सह अध्यक्षता का मतलब दोनों ने मिलकर एक साथ में अध्यक्षता की उस चीज़ की। और फ्रांस के बंदरगाह शहर मार्सिले में भारत के पहले कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? मार्सिले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद होना चाहिए। कॉन्सुलेट क्या होता है? ये जैसे आपने सुना होगा ना, एम्बेसी होती है, इसी तरीके से कॉन्सुलेट होती है, जहाँ पर दोनों देशों के लोग बैठ के बातचीत, हमारे इंडिया का मुद्दा है कोई, तो हम फ्रांस में अगर ऐसा मुद्दा आ रहा है तो हम कहाँ पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए वो बनाए जाते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह में देखा होगा कि हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं, कहीं पर भी और पकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं, या कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो उसको लेके वहाँ की एम्बेसी के थ्रू बात होती है। तो इसी तरीके से ये कॉन्सुलेट्स बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनाया गया? मार्सिले सिटी में बनाया गया। और मार्सिले सिटी क्या है? उसकी फ्रांस की एक पोर्ट सिटी है। और इसके बारे में एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वीर सावरकर जो है वो मार्सिले गए थे। आपने सावरकर मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने ये चीज़ देखी होगी, है ना। तो इनकी मज़ार ग्यूज समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि भी हमारे पीएम ने दी। इनकी जो समाधि बनी हुई वहाँ पे, ये इनकी समाधि नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनकी समाधि बनी हुई है, तो उस पर श्रद्धांजलि हमारे प्रधानमंत्री ने दी। आगे देखते हैं। रोड मैप फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2047 की समीक्षा की गई है। ये एक रोड मैप बनाया गया था कि हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलेगी, मतलब डिफेंस को लेके इस तरीके की पार्टनरशिप चलेगी कि हम एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेंगे। अब उस टारगेट के हम कितने नज़दीक पहुँचे हैं, उस चीज़ को लेके इसकी समीक्षा की गई। और आपको पता होगा 2026 था, ये हमारा ईयर ऑफ इनोवेशन है। इसमें ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो आपके लिए ज़रूरी है, आपसे पूछी जा सकती है। कल्चरल एग्रीमेंट की यहाँ पर 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी कि जो हमारा कल्चरल लेन देन है संस्कृति को लेके, वहाँ की संस्कृति हमारे यहाँ की संस्कृति वहाँ पे फ्रांस में, तो उसके 60 साल पूरे हो गए हैं। मतलब जब हमने कल्चरल रिलेशन अपने इस्टेब्लिश किए थे फ्रांस के साथ में, उसके 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगला है, फ्रांस व भारत की सह-अध्यक्षता में एआई एक्शन समिट का 3रा संस्करण पेरिस में संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस में। ये क्वेश्चंस तो ऐसे पूछ लेते हैं कि एआई एक्शन समिट हाल ही में कहाँ हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए पेरिस में हुआ है और इसमें लगभग 80 देशों ने भाग लिया है। अब उसके बाद जो हमारे पीएम हैं, फ्रांस के बाद यूएसए की तरफ गए। यहाँ पर यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, ये यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट साइन हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इस पर साइन हुआ है। कॉम्पैक्ट क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इस नाम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भारत और यूएसए के बीच में किस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? मिलिट्री को लेके, है ना, कॉमर्स को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इनको कैटलाइज करना है। कैटलाइज मीन्स इनको बढ़ाना है किसी भी तरीके से। तो उनको, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सके और दोनों के डेवलपमेंट में ये हिस्सेदार बन सके। अब यूएसए से हमने कौन कौन से हमारे वेपन्स हैं या फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, ये कौन कौन से हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये एक लिस्ट दे रखी है। ये लिस्ट आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। पूछ लेते हैं कभी कभी कि C-17 ग्लोब मास्टर है, कौन से कंट्री से आया, कैसे आया, तो ये सब लिखे हुए। एक है आपका C-130J हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर 3rd, P-8I, CH-47F, MH-60R, ये आपके लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना अगर आप कर सके तो। उसके बाद अगला है हमारा F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सहमति।
जो F-35 लड़ाकू विमान है उनकी खरीद पर भी सहमति बनी है। किससे? यूएसए के साथ में। और मीगा और मागा का साझाकरण हो गया है। ये मीगा और मागा क्या है? ये दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट है। ठीक है, इनके बारे में आप फुल फॉर्म देख लेना। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का घासीदास टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश व मानस टाइगर रिजर्व के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री का। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वो सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर पे ये आपका मानस टाइगर रिजर्व है, आसाम में सिचुएटेड है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ये घासीदास टाइगर रिजर्व है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब टोटल मिला के कितने? 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और इसके बाद भी बनाए गए हैं, आपको पता होगा, ये 56वां था, 57वां बनाया गया था रातापानी टाइगर रिजर्व, और 58वां यानी कि 58 जो था वो था आपका माधव टाइगर रिजर्व। ये दोनों एमपी में हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक अगर हम सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स की बात करें कहाँ पे हैं, तो एमपी में है। 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है अब तक की। उसके बेसिस पे महाराष्ट्र में कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद अगला है महाराष्ट्र व झारखंड में फिर से गठबंधन सरकार है, वहाँ पर फिर से गठबंधन सरकारें बनी हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम बने हैं झारखंड के, और ये आपको पता होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र की लिखने की आप जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग सबको पता होता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी सरकार है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी BAMS पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकेंगे। BAMS क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो जो 10th पास हैं उनका लगभग 7.5 वर्ष का कोर्स होगा पूरा मिला के, और फिर वो जाके आयुर्वेदिक से अपना MBBS कर सकते हैं, मतलब बैचलर डिग्री कर सकते हैं, और इसके बाद फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो नासिज्म द्वारा अनुमति इसको दी गई है। जो हमारी NCISM है उसने इसको अनुमति दी है। 7.5 साल का कोर्स होगा इसका। आयुर्वेद गुरुकुलम नाम से संस्थान इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और इसके लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए एडमिशन के लिए वो 15 साल कम से कम होनी चाहिए। 15 साल अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, 10th आप कर लेते हैं, तो आप BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन ले सकते हैं। और आपसे इसमें क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कितने टाइम का ये कोर्स है, तो 7.5 वर्ष का है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किसने इसको अनुमति दी है, तो वो NCISM ने दी है। ये आपको याद रखना है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 15 साल होनी चाहिए। अगला क्या है? अगला जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज GSAT N2 या GSAT 20 के नाम से इसको हम जानते हैं। ये एक संचार उपग्रह है। GSAT वाले जितने भी ज़्यादातर होते हैं आपके संचार उपग्रह ही होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं हमारी डिफेंस से संबंधित, जिनको हम एक कॉमन जो हमारा सैटेलाइट का सिस्टम है उससे हम उनको नहीं चलाते हैं, उनके लिए अलग से सैटेलाइट्स रखते हैं, जिससे कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो किसी भी तरीके से ब्रीच ना हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हो, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके खुद के अपने हो सकते हैं सैटेलाइट्स। तो इन सैटेलाइट की कैटेगरी में एक हमारा ये GSAT N2 भेजा गया है, जिसका वेट कितना है? 4700 kg है। किससे? SpaceX ने भेजा है फॉल्कन 9 से। कहाँ से भेजा है? फ्लोरिडा USA के केप कैनवेरल स्पेस सेंटर से। और इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लाया गया। पहले कहाँ? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लाया गया, और उसके बाद इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाएगा। अब आपको पता होगा कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं इनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों लेके जाते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि अब जैसे अब हमारे कंट्री को ज़रूरत है ना कम्युनिकेशन, हमारे लिए सैटेलाइट चाहिए, वो तो हमारे इंडिया के ऊपर बराबर होना चाहिए। बराबर कब होगा? जब वो जियो स्टेशनरी होगा, यानी कि जिस मोशन के साथ, जिस एंगल के साथ अर्थ मूव करती है उसी तरीके से वो सैटेलाइट भी मूव करनी चाहिए, तब वो एक दूसरे के साथ में को अलाइन कर पाएंगे।
तब जाके वो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। समझ में आया होगा आपको, आई होप, कि जीसैट N2 जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा और क्या इसका काम होगा, कहाँ से भेजा गया है, कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ें मोर देन इनफ है। इसके वेट कितना है, 4700 kg। अगला टॉपिक है हमारा 55th जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये कहाँ हुआ है, हर बार की तरह इस बार भी हुआ है गोवा में। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है फिलिप नोएस को। किसको, फिलिप नोएस को प्रोवाइड करवाया गया है इसमें। उसके बाद है सिल्वर पीकॉक अवार्ड, जो है सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिलता है वो किसको दिया गया है, तो द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए क्लीमेंट फेब्रियो को दिया गया है, फ्रांस के हैं। किसके लिए, द न्यू ईयर दैट नेवर केम, इसके लिए क्लीमेंट फेब्रियो को दिया गया है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसकी जो उद्घाटन फिल्म थी वो कौन सी थी, वो थी बैटरमैन। बैटरमैन डायरेक्टर इसके माइकल ग्रेसी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, टॉक्सिक मूवी को। कौन सी मूवी को, टॉक्सिक मूवी को मिला है। लिथुआनिया के डायरेक्टर हैं साउले ब्लूवेट, उनको दिया गया है। आपसे ये पूछ सकते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको, कौन सी मूवी को मिला है, तो टॉक्सिक मूवी को मिला है। हाल ही में एग्जाम्स हुए होंगे, आप उनमें भी देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो समापन फिल्म थी, जो लास्ट मूवी थी जो लगाई गई थी, दैट वाज ड्राई सीजन। कौन सी थी, ड्राई सीजन। और बोधान स्लामा द्वारा डायरेक्ट की गई थी ये मूवी, और वो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, और ये चेक रिपब्लिक की एक मूवी थी। फोकस कंट्री कौन सी थी इसमें, हमारे ऑस्ट्रेलिया थी फोकस कंट्री। और ये थीम क्या थी, इसकी थीम थी इस बार का जो हमारा फिल्म महोत्सव हुआ था, पूरा उसका जो थीम बनाया जाता है, वो होता है ना, कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, समिट होती है, उसकी एक थीम होती है कि इसके बेसिस पे हमें पूरी मीटिंग करनी है। तो वो क्या थी, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। तो ये यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, ये इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन थे, तो आशुतोष गोवारिकर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, क्लेमेंट फेब्रियो को, फ्रांस की फिल्म होली काउ के लिए। किसके लिए, फ्रांस की एक फिल्म है होली काउ, उसके लिए क्लेमेंट फेब्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसमें किसको दिया गया है, तो वो है वेस्टा मार्टुलेटे व इवा रुपेई काइटे को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए, ये आपका टॉक्सिक मूवी के लिए दिया गया है। ज्यूरी का विशेष अवार्ड किसको दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ होली काउ के लुइस कॉरवोइजर को, लुइस कॉरवोइजर को दिया गया है होली काउ के लिए। अगला है अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। ये हमारे 47th यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कमला हैरिस है, आपको पता है ये भारतीय मूल की है, इनको हराया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो कि यूएसए के बने थे। पीएम की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गोयाना 3 कंट्रीज में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की, और उन्हीं के बारे में ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही लिखी हैं। हालांकि इसमें यात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ना तो ज़रूरी होता है पढ़ना, ना इतना याद कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिख रखी हैं। ब्राज़ील में क्या किया इन्होंने, G20 जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। ब्राज़ील में किसमें, G20 में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा गुयाना में क्या क्या हुआ, गुयाना में कैरिकॉम इंडिया समिट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सह अध्यक्षता की। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पीएम को सम्मानित किया। किससे, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से अवार्ड किया, इनको सम्मानित किया। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस तरीके का आप जिस भी कंट्री में जाते हैं तो उसमें इस तरीके के बहुत सारे ऐसे अवार्ड हो गए हैं, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है कोई एक कीवर्ड ढूंढ लो इसमें कि ये वाला कीवर्ड इससे जुड़ता हुआ है, तो इसको याद किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैरिकॉम इंडिया समिट, ये क्या है, ये तीसरा सम्मेलन होगा। तीसरा सम्मेलन इसका भारत में होगा, है ना। तीसरा कहाँ होगा, भारत में होगा, याद रखना है। 2019 में इसकी न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी इस
कैरिकॉम इंडिया समिट की। कैरिकॉम के जो अध्यक्ष हैं डिकॉन मिशेन है, ग्रेनेडा के पीएम है। कौन है? डिकॉन मिशेन। कहाँ के पीएम है? ग्रेनेडा के पीएम है। तो ये यहाँ पर हुआ। और फिर इन्होंने जो अगला विजिट किया वो नाइजीरिया का था। नाइजीरिया आपको पता होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, गुयाना भी आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, सॉरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, और ब्राज़ील भी आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। फिर इसके बाद ये अफ्रीका यानी कि नाइजीरिया गए। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। ये तो याद हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाइजर लिखा हुआ है, तो इसको याद करने की कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपको पता होना चाहिए ये वहाँ का जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, ये वहाँ का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। इससे पहले यह विदेशी के रूप में केवल महारानी एलिजाबेथ सेकंड को दिया गया है। और इसके अलावा 17 वर्ष बाद किसी इंडियन पीएम की ये नाइजीरिया की यात्रा है, विजिट है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा, जो इसमें इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने रखा है। आगे की तरफ अगली इंफॉर्मेशन है, डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने पीएम को डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने भी श्री मोदी को, किसने, कौन सी कंट्री ने? बारबाडोस ने भी श्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करने की घोषणा की। इसके बाद अगला है G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो में संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ, रियो में, 19वां G20 शिखर सम्मेलन। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो 18वां हुआ था 2023 में, सबको पता होगा, ये तो नई दिल्ली में हुआ था भारत में, और ये ब्राज़ील में जो हुआ है G20 का शिखर सम्मेलन पहला हुआ है, और भारत में भी पहला ही हुआ था। इसका जो मोटो है इस बार का वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। पीएम मोदी ट्रोइका की भूमिका में थे इसमें। ट्रोइका क्या होता है कि जैसे मान लो इस बार कहीं पर भी G20 की समिट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जो कंट्री होगा वहाँ का जो एक तो वो होगा उसका अध्यक्ष, इसके अलावा जिससे पहले जहाँ हुआ था वहाँ का होगा अध्यक्ष, और एक आगे वाला है वो उसका अध्यक्ष होगा। तीनों मिला के, मतलब आगे वाला मतलब जो अगला होने वाला है, तो तीनों का मिला के एक ट्रोइका बनता है। तो इसमें कौन है? 2023 में आपको पता है इंडिया में हुआ था, 2024 में अभी ब्राज़ील में चल रहा है, और उसके बाद 2025 में आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है। इसमें इसके अलावा और कौन कौन लोग थे जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था? तो वो यूएन के महासचिव थे, इसके अलावा WTO के महानिदेशक भी इसमें आए थे। लुला डी सिल्वा ने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की भी शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। किसने? लुला डी सिल्वा। ये वहाँ के क्या नाम से, किससे कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें 18th जो समिट हुआ था उसका थीम क्या था? तो हमारे इंडिया में हुआ था, तो उसी के हिसाब से होगा जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, तो वो क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। तो इसकी जो थीम थी दैट वाज एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसमें ये बताया गया था कि पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो एक जैसा है, अलग नहीं है। अगर हम ये बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर बाउंड्री है, ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, तो कुछ ही चीज़ों को हम अलग करके देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है सब कॉमन होती हैं। अगर किसी एक कंट्री को प्रॉब्लम होती है तो दूसरी कंट्री को लॉन्ग टर्म में देखें तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो ये जो थीम थी हमारे इंडिया की थी। तो ये 18 समिट जो हुआ था 2023 में, उसके तहत। अगला क्या है इंफॉर्मेशन? जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा। ओलाफ सोल्ज, आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि ओलाफ सोल्ज
कहाँ के चांसलर हैं, तो जर्मनी के चांसलर, मतलब कहाँ के नेता है, चांसलर से तो समझ में आ जाएगा, जर्मनी के चांसलर हैं। 18th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस, 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ये भी यहाँ पर हुआ। तो भारत व जर्मनी द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई। 7th जो इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी जो कंसल्टेशंस होती हैं उसका, तो ये कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इसका मोटो क्या था 7th वाले का, इसका था ग्रोइंग टुगेदर विद इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, दिस वाज द मोटो। अगला है स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा। राष्ट्रपति के रूप में ये इनकी भारत की पहली यात्रा है। किसकी, पेड्रो सांचेज की। कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति है, तो ये प्रेसिडेंट है स्पेन के। और ईयर वॉज C295, ये चर्चा में था। तो ये क्या है भाई, C295, तो भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की ईयर बस है, इन्होंने मिलके इनके द्वारा स्वदेशी रूप से भारत में इसका निर्माण होगा, ऐसी बात हुई है कि हम इंडिया में ही इसका पूरा असेंबलिंग और इसके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो सब यहीं पर होंगे। ये एयरबस C295 है क्या, एक सैन्य परिवहन विमान है। सैन्य परिवहन विमानों की यह पहली परियोजना है जो हमारे पूरे तरीके से इंडिया में ही बनाया जाएगा, पहला है ऐसा। इसमें 56 विमान बनाए जाएंगे, 16 स्पेन में बनेंगे और 40 पूरी तरीके से भारत में बनेंगे। 39 की 2031 तक आपूर्ति होगी। कितने की, 39 की 2000, मतलब एक आ गया है, एक के अलावा बाकी जितने भी हैं तो वो हमारे 2031 तक मिल जाएंगे, मतलब बन जाएगी। और ये डिफेंस सेक्टर में उसको जो भी हमारी सेना होती है उसको मिल जाएंगी। ये भारत में ही बने, एक तो मिल गया है उनको, बाकी मिलने बाकी है। 2021 में इसके लिए हस्ताक्षर हुए थे दोनों देशों की ये जो कंपनीज़ हैं, यानी कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस स्पेन की, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब अगला है 2026 का वर्ष, दोनों देशों में ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड AI के लिए सहमति व्यक्त की। मतलब दोनों देश जो है वो 2026 को ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन इन कल्चर, टूरिज्म एंड AI के लिए मनाएंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के यहाँ कॉन्सुलेट जनरल इस्टेब्लिश करेंगे। उसके पहले हम बात कर चुके हैं, होता क्या है, तो बार्सिलोना में भारत का कॉन्सुलेट बनाया जाएगा और बेंगलुरु में स्पेन का कॉन्सुलेट बनाया जाएगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी आपको पता है कि सपोर्ट करता है, स्पेन हमेशा सपोर्ट करता है कि भारत को भी उसमें अध्यक्षता, वो जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं ना, वो उसमें भारत को भी होना चाहिए। इसके अलावा भारत भी सपोर्ट करता है कई मुद्दों पर स्पेन के लिए। तो 2028-29 तक क्या होगा कि भारत की उम्मीदवारी, इसने बोला है कि जो परमानेंट मेंबरशिप के अलावा और जो 10 साल की होती है, जो मतलब 10 अदर मेंबर्स आते हैं 2-2 साल के लिए, तो उनमें 2028-29 के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी इसने सपोर्ट किया था। 2031-32 में स्पेन की उम्मीदवारी के लिए भारत ने इसका सपोर्ट किया था, आपको पता होगा, ये न्यूज़ में रहा था। स्पेन इन्वाइटेड इंडिया टू ज्वाइन व्हाट, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। तो स्पेन ने भारत को इन्वाइट किया है कि जो सूखे से संबंधित समस्याएं होती हैं उसके लिए एक हम अपना समझौता करेंगे और उसमें जितनी भी इनोवेशन हो सकती है, किस तरीके से जो मिटिगेशन है और अडेप्टेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो 2022 में ये शुरू हुआ था। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां जो सम्मेलन हुआ है वो समोआ में हुआ है। कहाँ, समोआ में हुआ है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्र क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन का शासन रहा है उन कंट्रीज़ को मिला के कॉमनवेल्थ नेशंस बनते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश बनते हैं। तो उनके प्रमुखों का ये 27वां सम्मेलन है और कहाँ पर हुआ था, ये समोआ में हुआ था। और समोआ जो है वो जो प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर सिचुएटेड है। 2022 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद पहला ये सम्मेलन हुआ है। अध्यक्षता इसकी किंग चार्ल्स III करेंगे। थीम क्या थी, वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, ये इसकी थीम थी पर्टिकुलर जो भी लिखी हुई है। 26वां 2022 में रवांडा में हुआ था।
और अब 27 में आपको पता है कहाँ पर हो रहा है, समोआ में हो रहा है। समोआ की जो कैपिटल है दैट इज़ आपिया। और ब्रिक्स की वजह से भारत व साउथ अफ्रीका शामिल नहीं हो पाए इसमें, कनाडा भी शामिल नहीं हो पाया इसमें क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग थी। और आपको पता है हमारे लिए ब्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ। आगामी सम्मेलन 28वां कहाँ पर होगा, 2026 में होगा। और ये कहाँ पर होगा, एंटीगुआ एंड बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में होना है। इन कंट्रीज़ की जो भी हमने बात की, इनकी लोकेशन एक बार देख लेना, ये मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। अगला है इंफॉर्मेशन, आईएसए का 7वां सत्र न्यू दिल्ली में हुआ। आईएसए आपको पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी जो इसका स्थापना की गई थी वो 2015 में की थी। किसने, भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी COP21 के अवसर पर। जब COP21 चल रहा था तो उसी टाइम पे की गई थी। अब तब 2015 में बना था और आज आपको पता है 2025 में आप हैं, 10 साल हो चुके हैं। और इसमें अब जो मेंबर हैं, सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, वो 120 हैं। रेटिफिकेशन इसको 104 कंट्रीज़ ने कर दिया है। लेटेस्ट जो सिग्नेटरी है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, दैट इज़ निकारागुआ। कौन सा है, निकारागुआ है। आपको पता है कि ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, पनामा के आई थिंक ऊपर की तरफ है निकारागुआ, और मैक्सिको के नीचे है। उसके बाद बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इसमें कहा कि 2024 में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, 2024 में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है हमारे यहाँ, 2024 में किया गया है। 2030 तक क्या है, $1000 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में करेंगे। चुनाव की बात करें इसमें तो अध्यक्ष भारत को सर्वसम्मति से बनाया गया है इसका, और सह अध्यक्षता फ्रांस को दी गई है। ग्रेनेडा को इन्होंने हराया है फ्रांस ने, और फिर जाके भारत और फ्रांस इसके सह अध्यक्ष बने हैं। टारगेट ऑफ आईएसए, इसका टारगेट क्या रखा गया है, तो 2030 तक 1000 गीगावाट का प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका ये टारगेट रखा गया है। यूएसए में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों ने भारतीय छात्रों की संख्या सर्वाधिक। तो यूएसए में जितने भी विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत से है। कितने, टोटल का 29%। दूसरे नंबर पे चाइना से है यूएसए में जो पढ़ते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। जलवायु परिवर्तन पर COP29 क्या हुआ, COP29 कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ है। भारत की तरफ से हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, वो कीर्तिवर्धन सिंह वहाँ पर गए थे। UNFCCC का जो ये सम्मेलन है और इसमें 200 से ज़्यादा देश शामिल हैं, 200 से ज़्यादा देश शामिल हैं। विकसित राष्ट्रों द्वारा गरीब देशों को प्रतिवर्ष, गरीब का मतलब जो बैकवर्ड रह गए, पीछे की तरफ रह गए, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो या एडवांसमेंट हो, वो कुछ ही कंट्रीज़ तक सीमित रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड सम पार्ट ऑफ अमेरिकन कंट्रीज़, तो वहीं तक सीमित रहा है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं। तो उसके वजह से इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है जो डेवलप्ड नेशंस हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कुछ प्रोवाइड करवाएं मॉनेटरी सपोर्ट, जिससे कि वो भी डेवलपमेंट कर सके और एनवायरनमेंट के लिए मिटिगेट कर सके। तो ये विकसित राष्ट्रों द्वारा गरीब देशों को प्रतिवर्ष कितना, $100 बिलियन की राशि देने के 2009 में निर्धारित लक्ष्य की 2025 में अवधि समाप्त हो गई है। अब इसको बनाया गया है कि 2035 तक कितना, $300 बिलियन। ये हाल ही में BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तो उसमें भी शायद इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें स्टेटमेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना टारगेट रखा गया है, कब तक के लिए रखा गया है, किस में ये बात हुई थी, 100 बिलियन का कब ये रखा गया था टारगेट, कब तक के लिए इसकी अवधि थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप पढ़ेंगे 2-2, 4-4 बार, 5-5 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष थे मुख्तार बाबाएब ने कहा कि वर्तमान नीतियां, COP जो हमारा हुआ है उसके अध्यक्ष थे मुख्तार बाबाएब, इन्होंने कहा है कि वर्तमान नीतियां ग्लोब को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जा रही हैं। हमारा जो टारगेट है वो 2 डिग्री सेल्सियस है और अगर हो सकता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही 2030 तक इस सेंचुरी तक रखना है। तो इतना टारगेट हमारा रखा गया है, बट ये देख के लगता है कि 3 डिग्री सेल्सियस
तक पहुंच जाएगा। और 3 डिग्री सेल्सियस थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। 3 डिग्री सेल्सियस ऐसा होता है जो हमारी सीट्स होती है स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज़ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है वो डूब जाएंगी, उनको बहुत प्रॉब्लम है। और आपको पता हो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि वो कंट्रीज़ जो है वो जितना भी पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे कम हिस्सेदारी उनकी होती है और सबसे ज़्यादा खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। तो इनकी तो और भी जिम्मेदारी बनती है कि 300 नहीं और भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट रखना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए जो इस तरीके की वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। तो 3 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जो आपको ये आइलैंड देखने को मिलते हैं, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ता है ये आइलैंड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि श्रीलंका का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। तो आप बोलिए हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, कहाँ से बचेंगे? तो इसलिए इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है और ये किसी कंट्री की समस्या नहीं है, ग्लोब की प्रॉब्लम है। और इसमें कार्बन क्रेडिट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्बन क्रेडिट आप जानते होंगे कि जैसे इतना टारगेट रखा गया है कि इतना आप एमिशन करेंगे और अगर मान लो आपने उससे बहुत कम किया है तो वो जितना आपने कम किया है, जितना आपने बचाया है कार्बन का एमिशन करके, वो कार्बन आपका एक मनी की तरह होगा और आप उसको किसी और कंट्री को बेच सकते हैं। तो वो आप उसको किसी कंट्री को बेचेंगे तो वो उतना ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकता है अगर वो चाहता है। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम लाया गया है जिससे कि लोग कम से कम पॉल्यूशन करें, मतलब लोग मतलब कंट्रीज। नेक्स्ट COP30 जो हमारा होना है वो 2025 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये होगा बेलेम, ब्राज़ील में, आपको याद होना चाहिए। नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के मानद जनरल की रैंक दी गई। आपको पता होता है वो नेपाल का जो जनरल होता है, जो हमारे यहाँ के जनरल होता है, तो वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, उनको मानद जो जनरल होती है वो जनरल होता है उसकी रैंक दी जाती है। मानद का मतलब होता है ऑनररी जनरल की रैंक दी जाती है। उसके बाद है आपका इकोनॉमी में क्या है, PM मुद्रा योजना के तहत देय ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। PM मुद्रा आपको पता होगा जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें। तो सेंट्रल इसमें 50% देता है, स्पॉन्सर बैंक जो है 35% देता है और स्टेट कितना 15% प्रोवाइड करवाता है। और दूसरा इसमें था इकोनॉमी वाली न्यूज़ में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जो हमारी रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं उनके विलय की प्रक्रिया का चौथा चरण शुरू हो गया है। पहला चरण 2004-05 में आया था और ये अभी जो चल रहा है ये कौन सा है? चौथा चरण चल रहा है, 2024 में शुरू हुआ है। अब RRBs की संख्या 43 से घटाकर 28 रह जाएगी, मतलब प्रत्येक राज्य में एक रीजनल रूरल बैंक होगा, अलग अलग नहीं होंगे। इससे क्या होता है, अलग अलग बैंक होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में, इसीलिए एक राज्य एक बैंक। कौन सी? रीजनल रूरल बैंक। राज्यों में होगा एक ही बैंक। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन की बैठक कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। ये इसका 25वां सेशन था। 24वीं भी आपको पता है न्यू दिल्ली में ही हुई थी। इसमें क्या हुआ कि बायलैटरल ट्रेड टारगेट रखा गया है 2030 तक, कितने का? $100 बिलियन का। मतलब बायलैटरल जो हमारा व्यापार होगा वो $100 बिलियन तक पहुंचाना है भारत और रसिया को मिलके। भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न्यू दिल्ली में हुआ। हर साल होता है, आपको पता होगा, तो इस बार भी हुआ है। थीम इसकी क्या है? विकसित भारत @2047 इसकी ये थीम थी। फोकस स्टेट क्या था? झारखंड था। पार्टनर स्टेट्स क्या थे? यूपी थे, बिहार थे। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर जोर दिया गया। वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर जोर दिया गया। तो ये व्यापार मेला हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद अगला है PM आवास योजना। ग्रामीण के 8 वर्ष पूरे हुए, 2016 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो इसके कितने ये जो है 25 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किसानों की मदद की जाएगी इसके थ्रू,
खर्च है इसमें 15वें वित्त आयोग तक, इसकी जो समाप्ति है 2025-26 में, उस तक 2481 करोड़ 2481 करोड़ का इसमें खर्चा बताया गया है। किसमें? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। और प्राकृतिक खेती क्या होती है आपको पता होगा, नेचुरल तरीके से। इट मीन्स व्हाट? नो केमिकल्स, नो फर्टिलाइजर्स, नेचुरल वे में उसको करेंगे हम। जो हमारी मैन्योर वगैरह होता है इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट्स आपको दे रखे हैं कि ये इस तरह पद है, कौन क्या बना है, किसकी जगह पर बना है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो बेसिस में मैंने लिख दी है। कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक इस तरीके से टेबल में या लिस्ट में हो जाए तो आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो पद दिया है वो कैग का दिया है। कौन बना है? संजय मूर्ति जी बने हैं। किसकी जगह पर? गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह पर। दूसरे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? विपिन कुमार जी बने हैं। नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। ये मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप एक बार इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसमें मैं क्या ही आपको समझा सकता हूँ ना, समझाने वाली ये चीज़ है। फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं वो इमामी लिमिटेड के हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी बने हैं। एक्सिस बैंक के MD अमिताभ चौधरी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की नई MD प्रवीणा रॉय, इंटरपोल के नए अध्यक्ष ब्राज़ील के पुलिस कमिश्नर वॉल्डेसी उर्किजा। सॉरी। अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो मिस यूनिवर्स का जो 2024 का अवार्ड मिला है वो डेनमार्क की विक्टोरिया काजेर थैलविक को मिला है। किसको? विक्टोरिया काजेर थैलविक को मिला है। ये डेनमार्क की ऐसी पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है। इसका जो मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ था वो मैक्सिको में हुआ था। उप विजेता जो इसमें रही हैं वो चिडिम्मा एडिथसिना नाइजीरिया की हैं, वो रही हैं। भारत से रिया सिंधा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई थी। मिस इंटरनेशनल 2024 ये 62nd था। आयोजन इसका जापान के टोक्यो में हुआ। विजेता वियतनाम की हुइन थी थान थुई। आप ही याद करें भाई इसको, हुइन थी थान थुई। इनको मिस इंटरनेशनल का अवार्ड दिया गया है, मतलब विजेता रही हैं। उप विजेता कौन रही हैं? बोलिविया की कैडिला रोका। भारत की तरफ से मुंबई की रश्मि शिंदे यहाँ पर गई थी। आपको पता है किसी को कुछ नहीं मिला तो इनको भी नहीं मिला, मतलब कहने का ये नहीं जीती। अगला देखिए आप, मिस अर्थ 2024 24th आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ था। विजेता जेसिका लेन ऑस्ट्रेलिया की हैं। अवार्ड्स मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ फायर किस किस को मिला है? तो एयर वाला मिला है हेरल्ड्स डॉटर को, आइसलैंड की हैं। वाटर का बी मिलान को, USA की हैं। फायर का नीवा एंटेजाना पेरू की हैं। आप याद कर लेना, जैसे भी आप ट्रिक बना के कुछ भी करते हैं कर लेना। अपनी ट्रिक खुद की बनानी चाहिए, किसी और की। आप वीडियो देखते हो ना ट्रिक वाले की, ये ट्रिक बताएंगे तो हमें याद हो जाएगा। नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं होता है। वो उसकी अपनी ट्रिक है, आप भूल जाएंगे 4 दिन बाद, 10 दिन बाद। अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, जो भी आप जैसे कर सकते हैं उसको याद करने की कोशिश करो। तो भारत की तरफ से मुंबई की गौरी गोथांकर गई थी। हमेशा ऐसी उम्मीद रहती है कि मिस अर्थ हो, मिस यूनिवर्स हो, कि भारत का कोई जाएगा और जीत के आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, दुख की बात है, लेकिन बात तो यही है। बुकर प्राइज़ 2024 जो है वो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसमें जो अमाउंट दिया जाता है वो 50 के पाउंड दिया जाता है। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को दिया गया है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये जितना भी इसमें दे रखा है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया है स्टोरी ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट्स ऑफ 1 डे एट ISS। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो 6 लोग गए थे उनकी इसमें कहानी पूरी दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है जमुना लाल बजाज अवार्ड 2024 46th है। ये रचनात्मक कार्यों के लिए तथा गांधीवादी मूल्यों के लिए इसको दिया जाता है ना। गांधीवादी मूल्य क्या है? ग्राम पंचायत। गांधीवादी मूल्य क्या है? सत्य, आदर्श, है ना। ये सब जो होते हैं गांधीवादी मूल्य हैं। नव भारत जागृति केंद्र जो है उसको ये दिया गया है अवार्ड। इसके अलावा
रश्मि भारती जी को, ये जितने भी दे रखे हैं इन सबको दिया गया है। आपको याद रखना है नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजा सतीश जी को ये दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं। रश्मि भारती को दिया गया है ये ग्रामीण विकास के SNT का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो रूरल डेवलपमेंट होता है, सीधा समझो ना, रूरल डेवलपमेंट होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है उसमें इन्होंने भरपूर किया है। कहाँ पर? उत्तराखंड और उड़ीसा में। तो इसलिए रश्मि भारती जी को दिया गया है इसमें। और भी लोगों को दिया गया है इसमें, देख सकते हैं आप। महिला एवं बाल कल्याण के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर तुलसी मुंडा को। आदिवासी समुदायों की सहायता के लिए दिया गया है। इन्होंने एक पूरा संस्थान ही बनाया था आदिवासियों के लिए, तो किसको दिया गया है? डॉक्टर तुलसी मुंडा जी को। आप इनकी वो क्या बोलते वीडियो या फोटो वगैरह देखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल पर्सन है। और कितना बड़ा अवार्ड मिला, छोटी बात नहीं होती है। एक छोटा सा अवार्ड नहीं मिलता किसी को, हम जैसों को। तो इतना बड़ा अवार्ड मिला इस सिचुएशंस में रहने के बाद, तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए गांधी मॉक्स कम्युनिटी के संस्थापक एरिक कोमेदिसा को दिया गया है। ये कांगो से बिलोंग करते हैं। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने SBI को भारत की सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया है। अमेरिका की जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसने हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया है। तथा इसने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष केंद्रीय बैंकर का अवार्ड दिया है। बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी बात है, याद हो गया होगा आपको ये तो, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक SBI, मतलब वैसे अगर बात करें गवर्नमेंट बैंक्स में। तो इसके अलावा किसको मिला है? शक्तिकांत दास जी को, RBI के गवर्नर थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कार 2024 जो है मेल और फीमेल में दिए गए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, गोल कीपर ऑफ द ईयर पिया श्रीजेश, कोच ऑफ द ईयर जेरोन डेल्मी नीदरलैंड की हैं, मेल का है ना इसलिए, सॉरी। फीमेल में इबी जेंसेन नीदरलैंड, जे जियाओ चीन, एलिसन अन्नान चीन। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका का वैलेंडियोर व अन्य पुरस्कार, तो रॉड्रियो हर्नांडेज, रॉड्री बोलते हैं इनको शॉर्ट में, शॉर्ट नेम इनका क्या है, प्यार से बोलते हैं इनको रॉड्री, इनको दिया गया है। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, स्पेन के हैं, मिडफील्डर हैं, पहली बार इनको मिला है। फीमेल का मिला है एताना बोनमाटी। कौन? एताना बोनमाटी। बार्सिलोना के लिए खेलने वाली हैं, स्पेन की हैं, लगातार इनको 3rd टाइम मिला है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, 3rd टाइम लगातार मिला है इनको। कोपा ट्रॉफी 21 साल से जो कम होते हैं ना, उनके जिनकी एज होती है उनको दिया जाता है। बार्सिलोना के लैमिन यमाल को मिला है। यासिन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर होता है उसको दिया जाता है। ये एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। किसको? एमिलियानो मार्टिनेज को। पिछले वर्ष भी इन्हीं को मिला था। एस्टन विला के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अगला है गर्ड मुलर ट्रॉफी, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर बोलते हैं इसको। इंग्लैंड के हैरी केन को मिला है और फ्रांस के किलियन एम्बापे को मिला है। क्लब ऑफ द ईयर मेल में रियल मैड्रिड रहा है, फीमेल में बार्सिलोना रहा है। ये न्यूज़ दे रखी थी इसमें, तो ये क्रॉस बाय मिस्टेक लगा हुआ है, ये सही है। शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो इसमें लिखा हुआ है, हालांकि ये पुराना हो गया तो ये क्यों याद करना, आप हटाओ, ये सही लगा हुआ है, गलत। 2024 का किसको दिया गया है? तो मिशेल, क्या नाम है इनका, ये बैचलेट, हाँ मिशेल बैचलेट को दिया गया है। ये चिली से बिलोंग करती हैं, ये आपको याद रखना है बस। उसके बाद अब निधन किन का हुआ है तो वो इसमें दिया गया है, जैसे विवेक देबरॉय जी हैं मेघालय के, इनका निधन हुआ है। पीएम के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, 2017 में नियुक्त हुए थे। नीति आयोग के सदस्य भी रहे हैं। दर्जनों प्राचीन ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। 2015 में इनको पद्मश्री मिला था। रोहित वल जी हैं, ये फैशन डिज़ाइनर थे। रोहिणी गोडबोले हैं, भारतीय भौतिक विज्ञानी रही हैं।
पार्टिकल फिजिक्स की विशेषज्ञ थी ये। 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। पार्टिकल फिजिक्स आप जानते होंगे कि जो एटम है उसके बारे में स्टडी की जाती है, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। रोहिणी गोडबोले उनका इसमें इसी वर्ष निधन हो गया। तो भारतीय भौतिक विज्ञानी थी। किस पे रिसर्च करती थी? तो पार्टिकल फिजिक्स पे। कनक राजू जी हैं, लोक नृत्य गुसाडी में पारंगत थे। गोंड जनजाति की पारंपरिक नृत्य कला है। शारदा सिन्हा जी बिहार की हैं। तो इनको बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है, मैथिली व भोजपुरी में बिहार कोकिला के रूप में विख्यात है। संगीत नाटक अकादमी और इसके अलावा पद्म भूषण 2018 में मिला था। इसके अलावा इनको अभी एक और अवार्ड मिला था, कौन सा था, अरे अभी तो मिला था इनको अवार्ड, क्या बोलते हैं उसको, पद्म विभूषण, नहीं उसको तो बोलते हैं, वो सबको पता होता है। हाँ शायद इनको पद्म विभूषण मिला था, आप एक बार सर्च कर लेना। बुक्स और राइटर की बात करें तो रतन टाटा अलाइव, ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, राजदीप सरदेसाई जी ने लिखी है। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार, मोहर बसु ने लिखी है। एन आई फॉर एन आई, जेफरी आर्चर ने लिखी है। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, अरविंद पनगड़िया ने लिखी है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में लग गई आग, अरे ये तो बहुत गलत काम हुआ था यार, सुना था उस टाइम पे, सबने सुना होगा, ये 55 से ज़्यादा बच्चे उसमें उनकी डेथ हो गई थी। ये लापरवाही का नतीजा होता है। स्पेन में बाढ़ से तबाही, स्पेन में बाढ़ से तबाही, कहाँ पर बाढ़ आई थी? स्पेन में। ये मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट यार मैंने नहीं लिखा है, गलत बात है ये तो, चलो अब लिख गया तो लिख गया। मिग 29 आगरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिम्बेक्स 2024, भारत और श्रीलंका। 1994 में एक्सरसाइज लॉयन किंग के नाम से इसको शुरू किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होता है, इसका 31 संस्करण था। कौन सा संस्करण था, इसको किसको याद रहता है इतना? सिम्बेक्स किसका है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में ये वाला सेशन हुआ था, इतना याद रखना है। इन जीएन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX पहला ही है। इंडिया INS दिल्ली इसमें गया था। इसके अलावा बाडेन वुर्टेमबर्ग ये थे। ये विनबैक्स जो है ये किसके बीच में होता है? भारत वियतनाम के बीच में। पूर्वी प्रहार तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, हमारा ही है ना। सी विजिल 2024 2018 में शुरू हुआ था। 2024 का भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास है, आपको पता होगा, सी विजिल। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है? गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में स्मारक सिक्का जारी किया गया, क्योंकि आपको पता होगा गुरु नानक जी जितना हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं उतना ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट उधर को ही रहा है। पंजाब वाला प्रोविंस जो है पाकिस्तान में भी है और हमारे यहाँ भी है, तो दोनों तरफ उनका मूवमेंट रहता है। तो ये अच्छी बात है। कोई अगर कल्चर है, कोई अगर रिलीजन है, कोई चीज़ है, अगर अच्छा संबंध बनाने में मतलब अच्छी भूमिका निभाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का 5 रुपये का, 150 रुपये का। दिल्ली स्थित सराय कालेखा चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक, बिरसा मुंडा चौक। बिरसा मुंडा जी आपको पता होगा जनजातीय समुदाय यानी कि इस विशेष रूप से मुंडा समुदाय के लिए भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय सेना व अमेरिकी सैन्य विशेष बल का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2024 हुआ। गरुड़ शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ। और नसीम अल बहार, कौन सी बहार? नसीम अल बहार, भारत और ओमान के बीच में नौसैनिक अभ्यास है, गोवा के तट पर हुआ। खेलकूद की अगर हम बात करें, प्रतियोगिता, आयोजन स्थल, विजेता, उपविजेता, ये बात आपको दे रखी है। तो इंदिरा मैराथन 2024 जो है इंदिरा जी के जन्मदिवस पर इसका आयोजन किया गया। योगेश शर्मा इसके विजेता रहे हैं, हैदराबाद के हैं। फीमेल में सोनिका हरियाणा किसको हराया, इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कुलदीप सिंह को योगेश शर्मा जी ने हराया और रीनू को सोनिका ने हराया। अंडर 19 विश्व कप मुक्केबाजी में भारत के 17 पदक। अमेरिका के कोलोराडो में इसका आयोजन हुआ था। गोल्ड किस किस को मिला? हेमंत सांगवान, पृथ्वी ग्रेवाल, कृष्णा वर्मा, वंशिका गोस्वामी, इनको मिला हुआ है। भारत के मनदीप जांगड़ा का WBF सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। तो ये विमेन
कौन है ये? मनदीप जागड़ा। आयोजन स्थल इसका कहाँ पे? कैमन आइलैंड में हुआ था। पेशेवर मुक्केबाजी में भारत का पहला खिताब है। ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को हराकर इन्होंने ये मनदीप जागड़ा जी ने जीता है। पंकज आडवाणी का 28वां विश्व खिताब, इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। लगातार ये इनका 7वां खिताब है। टाटा स्टील अगला है हमारा। टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2024 जो हुआ था, ओपनबर्ग में और ब्लिट्जबर्ग में इनको अवार्ड्स मिले हैं। पुरुष में विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। उपविजेता में पी रमेश बाबू भारत के हैं। महिला में अलेक्जेंड्रा, क्या नाम इनका, कैसे कैसे नाम होते हैं, अलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना रूस की है। नाना डजाग निर्जे जॉर्जिया के हैं। और ब्लिट्जबर्ग में इनको मिला हुआ है मैग्नस कार्लसन वगैरह लिखा हुआ है, याद कर लेना यार। उसके बाद T20 में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज पैट्रिक क्रूगर ने भारत के खिलाफ एक ओवर में 11 गेंदें फेंकी। वाह, इसको क्या कहूँ, इसको उपलब्धि कहूँ या क्या कहूँ? तो ये तो गलत बात है यार, ये तो सही थोड़ी ना है। इन्होंने 6 करके बॉल फेंकी जो होती हैं, 3 वाइड फेंक दी, 2 नो बॉल फेंक दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों लिखा यार। 22 वर्ष के अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पाकिस्तान की श्रृंखला विजय ओडीआई। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 12 साल बाद भारत ने अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज हारी। तैयब इकराम मकाऊ के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के नरेंद्र बत्रा की जगह पर बने हैं। पुरुषों का सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 विजेता इसका उड़ीसा रहा है, चेन्नई में हुआ था। उपविजेता इसका हरियाणा रहा है। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में हुई थी, जो भारत तीसरी बार जीता है इसको। कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में आयोजन हुआ था। चीन को भारत ने हराया है। सर्वाधिक गोल जो है दीपिका सहरावत ने किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रही है। भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे थी। WTA मतलब विमेन टेनिस एसोसिएशन का जो फाइनल्स 2024 हुआ था सऊदी के रियाद में, विजेता कोको गॉफ रही थी यूएसए की। उपविजेता झेंग किनबेन। रूस की मारिया सारापोवा व अमेरिका के ब्रायन बंधुओं का टेनिस के हॉल ऑफ फेम हेतु चयन हुआ है। मारिया 5 बार एकल विजेता रही हैं। और ये जो ब्रदर्स हैं, ब्रायन ब्रदर्स, इनका नाम तो सुना होगा, सबसे सफल जोड़ी है बताई गई है इसमें। टोरे पैन पैसिफिक टेनिस 2024 का जो विजेता रहे हैं वो आपके झेंग किनवेन और उपविजेता सोफिया केनिन। पेरिस मास्टर्स टाइटल टेनिस में अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ATP फाइनल्स 2024 में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स में मेल और फीमेल में कौन कौन रहे हैं? तो मेल में है आपकी यानिक सिनर, इटली के हैं। इन्होंने, आपको पता होगा अभी हमारे जो मास्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, विंबलडन वगैरह ये सब होते हैं ना, तो उनमें शायद 2 या 3 इन्होंने जीते हैं। फीमेल रैंकिंग में आर्यना सवालेंका रही हैं। इटली लगातार दूसरी बार डेविस कप की विजेता। राफेल नडाल का पेशेवर टेनिस से संन्यास। ये भाई मैं तो 2014-15 से सुनता आ रहा हूँ कि ये कोई भी अवार्ड, स्पेन मतलब वो होता है ना लाल बजरी वाला जो, हाँ इसको लिखा भी है आगे, लाल बजरी के बादशाह, कोई भी हो सब, मतलब किसका नाम विजेता कौन है? राफेल नडाल, इनका ही नाम चलता था। इन्होंने संन्यास ले लिया है। 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने मतलब 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। टोटल मिला के 92 एकल खिताब जीते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला 1 में। तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने ई ओकुन को हरा के। ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अब देश में खेलों में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार बना दिया गया है। और इसी तरीके से हमने अप्रैल 2025 की मैगजीन के बारे में पूरी चर्चा की है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो बताना कमेंट में, ना लगे तो भी बताना कमेंट में। तो क्या होता है कि आप बताएंगे ना तो उससे मोटिवेशन मिलता है, तो हम अगला अपना वीडियो बना सकें। क्योंकि भाई दुनिया में कोई भी कोई काम करता हो तो किस लिए करता है भाई? कोई पैसे के लिए करता है, कोई इसलिए करता है उसकी तारीफ करे। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताना कैसा लगा, तो मैं भी आगे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।